सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। यंग इंडियन ने 1 करोड़ रुपए का लोन एक ऐसी कंपनी से लिया जो काले धन को सफेद करने का काम करती थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस ने साल 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई थी। चारों लोग कंपनी में डायरेक्टर हैं। यंग इंडियन से जुड़े दस्तावेज से पता चला है कि साल 2011 में कंपनी को 1 करोड़ का लोन मिला था। ये लोन कोलकाता की डोटेक्स कंपनी से मिला था, जो काले धन को सफेद करने का धंधा भी करती थी। शर्त थी कि लोन में 1 साल में चुका दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बाद कर्ज चुकाने की मियाद 1 साल और बढ़ा दी गई। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि आयकर विभाग डोटेक्स कंपनी की जाँच कर रहा है और पता चला है कि डोटेक्स कंपनी का रिकॉर्ड पाक साफ नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड महज एक कागजी कंपनी थी। सोनिया और राहुल की कंपनी को लोन देने वाली डोटेक्स कंपनी सिर्फ काले धन को सफेद यानी ब्लैक को व्हाइट करने के लिए खड़ी की गई थी। यह सच खुद कंपनी के पूर्व मालिक ने इनकम टैक्स को बताया है। डोटेक्स कंपनी के मालिक रहे हैं उदय शंकर महावर। उदय ने आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने कबूला है कि कुछ कंपनियां मैंने मार्केट से खरीदी थी और इन कंपनियों को मैं बोगस शेयर कैपिटल रेज करके बेच देता था। मैं इन कंपनियों में कैश डिपॉजिट कराता था, जिससे उसका शेयर कैपिटल बढ़ जाता था। ये नकदी भी उन्हीं लोगों की होती थी जो इससे फायदा उठाते थे। पड़ताल में पता चला है कि डोटेक्स से लिए गए लोन के बारे में सोनिया के घर दिल्ली के 10 जनपद पर बैठक भी हुई थी। सवाल यह है कि सवालों के घेरे में रही डोटेक्स कंपनी से गांधी परिवार के तार कैसे जुड़े? काला धन लेने वाली कंपनी से गांधी परिवार की कंपनी ने लोन क्यों लिया? एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि डोटेक्स कंपनी 2 बार बिक चुकी है और आखिर में इसे आरपीजी ग्रुप ने खरीदा था। कांग्रेस ने माना कि लोन लिया गया था। कोलकाता के रहने वाले उदय महावर ने आकाश जायसवाल नाम के शख्स से डोटेक्स कंपनी खरीदी और आरपीजी ग्रुप को बेच दी। हालांकि आरपीजी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आरोप निराधार हैं। इस बीच कांग्रेस ने माना है कि डोटेक्स कंपनी से लोन लिया गया था। यंग इंडियन ने 1 करोड़ रुपए की राशि बाजार दर पे 14% ब्याज पर ली और उसको ब्याज समेत वापस कर दिया। एबीपी न्यूज उदय महावर का पक्ष जानने उनके घर पहुंचा, लेकिन उदय कैमरे के सामने नहीं आए। बताते हैं कि उदय करीब 200 कंपनियों का मालिक है। राहुल और सोनिया की यंग इंडियन नेशनल हेराल्ड छापने वाली उस कंपनी की मालिक है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले शुरू किया था। यंग इंडियन जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की मालिक बनी, वो मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। दाल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 36,000 टन दालें बरामद की जा चुकी हैं। अरहर के दाल के दाम 200 रुपए किलो पार कर चुके हैं। कई दालें 150 रुपए किलो हो गई हैं। देश भर में हाहाकार मचा है। सरकार ने दाल को लेकर बैठक की। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जमाखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से थोक बाजार में दाल के दाम घटे हैं और आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी दाल के दाम घटेंगे। 36,000 मीट्रिक टन दाल रिकवर हो चुकी है, जिसको कि अब मिल करके बाजार के अंदर लोड किया जाएगा और उसकी वजह से थोड़ा सा होलसेल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग आरंभ हुई है, जो धीरे धीरे रिटेल दामों के अंदर भी आ रही है। जेटली ने कहा कि जब्त की गई दालें बाजार में सप्लाई की जाएंगी, जिससे कि कीमतों पर काबू पाया जा सके। दिल्ली के पास फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में जिंदा जला दिए गए दलित बच्चों का दिन भर चले हंगामे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। दलित बच्चों के अंतिम संस्कार से पहले केंद्र सरकार में मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया। इस केस को सीबीआई को दिया जाएगा। जितेंद्र को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी और पीड़ित जो महिला है, जो घायल है, उसका सरकार की तरफ से इलाज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस घटना को 2 परिवारों की आपसी रंजिश बताया और इसको राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील की है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में हुए दलित हत्याकांड में राजनीति तेज। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दोपहर फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव पहुंचकर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक उनके साथ बैठे रहे। सुनपेड़ गांव में परसों रात दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में आग लगा दी थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को आया गुस्सा। मुलाकात को फोटो ऑप यानी तस्वीर खिंचवाने का मौका कहे जाने पर भड़के राहुल।
It is insulting. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. Yes, absolutely, I will visit. I will visit again and again and again. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे बीजेपी आरएसएस का तेवर ये है कि अगर कोई कमजोर है तो उसे कुचला जा सकता है। राहुल ने कहा कि इस तेवर का नतीजा सभी देख रहे हैं। धर्मग्रंथ के अपमान के बाद पंजाब के कई शहरों में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कई शहरों में अभी भी तनाव का माहौल है। तनाव के माहौल को देखते हुए अर्धसैनिक बल पंजाब के सबसे ज्यादा प्रभावित 4 जिलों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और तरनताਰਨ में कल से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीएम का घेराव करने जा रहे 2 विधायकों में से बलविंदर बैंस को लुधियाना से, जबकि सिमरनजीत बैंस को उनके साथियों समेत चंडीगढ़ में सीएम आवास के नजदीक से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा फगवाड़ा, नवांशहर और अमृतसर जालंधर रोड को जाम करने की कोशिश की गई। 12 अक्टूबर को फरीदकोट के गांव बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के फटे पन्ने मिलने के बाद से ही पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाले के सिलसिले में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुंबई पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ की। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज शाम 4 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के वर्ली दफ्तर पहुंचे। सिंचाई घोटाले के आरोपों से घिरे अजीत पवार को 16 सितंबर को एसीबी ने सम्मन किया था। मामला कोंकण क्षेत्र के 3 बांध को बनाने में हुए भ्रष्टाचार का है। साल 1999 से 2009 तक अजीत पवार के पास सिंचाई मंत्रालय था। इस दौरान मंत्रालय ने करीब 70,000 करोड़ का खर्च किया था। आरोप लगे थे कि खर्च के अनुपात में काम नहीं हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौरान इसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाया था। अब बीजेपी शिवसेना की सरकार आने के बाद इसकी जांच शुरू हुई है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं पर साधा है निशाना। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में बीजेपी के तमाम नेता शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के सामने सिर झुकाए खड़े दिख रहे हैं। इनमें पीएम मोदी और बाला साहब वाला फोटो भी है। पोस्टर पर लिखा है कि ढोंग करने वाले लोग भूल गए वो दिन जब उनकी गर्व से ऊंची गर्दन बाला साहब के चरणों में झुकी हुई थी। बाद में पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस की शिवसैनिकों से झड़प भी हो गई। इसके बाद शिवसेना की ओर से ये सफाई भी आई कि ये पोस्टर उनकी ओर से आधिकारिक पोस्टर नहीं था। पाकिस्तान के विरोध को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच शुरू हुई तकरार ने अब दोनों को आमने सामने ला दिया है। तो पोस्टर लगा है, ये कोई शिवसेना की अधिकृत भूमिका नहीं, ये कोई शिवसेना की तरफ से कोई हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं दिया था। इस प्रकार के पोस्टर लगा। शिवसेना पोस्टर वॉर पे विश्वास नहीं रखती। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के विरोध के बाद अब शिवसेना ने पाकिस्तानी कलाकारों को महाराष्ट्र की धरती पर कदम नहीं रखने देने की धमकी दी है। पीटीआई के मुताबिक शिवसेना ने रईस फिल्म की पाकिस्तानी नायिका माहिरा खान और ए दिल है मुश्किल फिल्म के पाकिस्तानी नायक फवाद खान के बारे में कहा है कि वो दोनों को महाराष्ट्र में फिल्म का प्रमोशन नहीं करने देगी। ए दिल है मुश्किल करण जौहर की फिल्म है और इसमें पाकिस्तानी नायक फवाद खान के साथ ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा हैं। शिवसेना इस बारे में बॉलीवुड के तमाम निर्देशकों और चैनलों को भी पत्र लिखने वाली है। शिवसेना की धमकियां जारी हैं। सवाल यह है कि कैसे महाराष्ट्र सरकार लोगों में भरोसा पैदा करेगी। अगली खबर में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आए कवि गोपाल दास नीरज। जाने माने कवि गोपाल दास नीरज ने पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों का किया विरोध। कहा पीएम मोदी के अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, मोदी को बदनाम कर रहे हैं। सीधी बात है, समता हिंसा कहाँ है? पहले नहीं होती थी, क्या तो दंगे नहीं होते पहले। वो तो विकास की बात करो तो दंगे की बात नहीं करी उन्होंने, मोदी जी ने तो सिर्फ विकास की बात करी है। नीरज ने ये बात पुरस्कार लौटाने वाले शायर मुनव्वर राणा की मौजूदगी में कही। नीरज और मुनव्वर राणा दोनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर ग्वालियर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। यूपी सरकार से यश भारती सम्मान की पेंशन नहीं लेंगे अमिताभ और उनके परिवार के सदस्य। मुख्यमंत्री से पेंशन की रकम गरीबों में
बांटने को कहा। अमिताभ बच्चन ने यूपी सरकार से कहा है कि यश भारती सम्मान पाने वालों के लिए घोषित 50,000 रुपए की मासिक पेंशन उन्हें, उनकी पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन को न दी जाए। अमिताभ ने ये पूरी रकम गरीबों की भलाई में खर्च करने को कहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल ऐलान किया था कि यश भारती से सम्मानित हर व्यक्ति को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दादरी में योजनाबद्ध तरीके से हुई थी अखलाक की हत्या, लेकिन पक्के तौर पर पुलिस की जांच के बाद ही होगा साजिश का खुलासा। इसमें कुछ न कुछ तो प्लानिंग थी। एक मंदिर के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है रात के 10:30 बजे, और फिर लोग सोते हुए उठकर आए। तो ये कहना कि सिर्फ एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंट नहीं है। प्लानिंग इस किस्म की थी कि जिसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाए। इस बारे में तो जो भी सही हालात निकल कर आएंगे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही होंगे। दिल्ली से सटे यूपी के दादरी में 28 सितंबर की रात गोमांस खाने की अफवाह के चलते अखलाक की हत्या कर दी गई थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बीजेपी की स्टार प्रचारक पर हमला। कहा ड्रीम गर्ल की उम्र अब ढल चुकी है, प्रचार पर उनका कोई असर नहीं होगा। बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी इन दिनों बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। अपने भाषणों में वो लालू नीतीश को जमकर घेर रही हैं। इसी लड़ाई के बीच लालू ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। हेमा मालिनी जी कोई लोग पकड़ के लाया है, उसका भी तो अवस्था, उसका भी तो उम्र गिर रहा है, ऐसा घुमा रहा है। मेरे भी काफी फैंस यहाँ पे हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। मैं अपनी तरफ से जो कहना मैं कह रही हूँ। अभी लालू जी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। जब लालू यादव बिहार के सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चमका देंगे। दमन में नगर पालिका की बैठक में आपस में भिड़े बीजेपी के नेता। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी की महिला पार्षद के साथ मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों में मारपीट करते दिख रहे ये हैं दीव के बीजेपी नेता नवीन पटेल और दमन की महिला बीजेपी पार्षद सिंपल कटेला। दमन जिला पंचायत के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने दमन के होटल ब्लू लगून में ये चिंतन बैठक आयोजित की थी। बैठक में कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी पार्षद सिंपल कटेला ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। गुजरात पुलिस ने लश्कर तैयबा से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। इस पर गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेंद्र पंड्या की हत्या के मामले में कारतूस सप्लाई करने का भी आरोप है। गुजरात पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने हैदराबाद से जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम है गुलाम जफर शेख। इसके बारे में आरोप ये है कि वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है और पिछले 12 साल से फरार चल रहा था। बताया जाता है कि गुलाम जफर ने हरेंद्र पंड्या की हत्या के लिए कारतूस की सप्लाई की थी। हरेंद्र पंड्या की हत्या 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में हुई थी। गुलाम जफर आईएसआई कॉन्स्पिरेसी केस का भी आरोपी है। गुजरात पुलिस के मुताबिक इस मामले के तहत गुजरात के अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। ये है आंध्र प्रदेश का अमरावती, जहां नई राजधानी बनेगी। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहला पत्थर रखेंगे। इस कार्यक्रम में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ ही देश और दुनिया के कई नामी गिरामी लोग मौजूद रहेंगे। अमरावती आंध्र के सबसे प्रमुख शहर विजयवाड़ा से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जबकि मौजूदा राजधानी हैदराबाद करीब 300 किलोमीटर दूर है। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऐलान किया था कि अमरावती आंध्र की नई राजधानी होगी। इसके लिए 28 गांवों की करीब 30,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया है। नायडू सरकार फिलहाल उम्मीद कर रही है कि राज्य की नई राजधानी साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। कभी दिल वालों की दिल्ली कही जाने वाली दिल्ली का दिल इतना छोटा हो गया है कि लोग जरा सी बात पर जान ले लेते हैं। ताजा मामला चूहे को लेकर शुरू हुए झगड़े का है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गोकुलपुरी इलाके के भागीरथ विहार में कुछ लोग चूहा छोड़ने आए थे, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया, जिस पर झगड़ा भी शुरू हो गया।
झगड़े में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि दिल्ली वालों में गुस्सा किस कदर बढ़ गया है। मोदी सरकार के तहत काम करने वाली पुलिस अपनी मां बहनों से छेड़खानी की शिकायत करने वालों से कैसे पेश आती है, इसकी मिसाल कायम हुई है। साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के रहने वाले इस युवक का पुलिस की पिटाई से इतना बुरा हाल हुआ है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। इसका गुनाह बस इतना है कि इन्होंने अपनी बहन से छेड़खानी की शिकायत पुलिस से कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को तो बुलाया भी नहीं, उल्टे उसकी बहन को बदचलन बताकर युवक को ही पूरी रात थाने में लाठी डंडों से पीटा। पुलिस के एसआई नरेश ने पिटाई के बाद केस न दर्ज कराने की भी धमकी दी थी। आला अफसरों से शिकायत करने के बाद पीटने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस घटना से एक सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस कभी सुधर पाएगी? मारपीट के आरोपों से घिरे टीम इंडिया के क्रिकेटर अमित मिश्रा के करीबी सूत्रों ने किया है आरोपों से इनकार। लड़की ने दर्ज कराई है एफआईआर। बेंगलुरु के अशोकनगर थाने में एक महिला ने अमित मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने अपनी शिकायत में लिखाया है कि 25 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब वो अमित मिश्रा के कमरे में गई। उस वक्त वो कमरे में नहीं थे। कुछ देर बाद जब अमित मिश्रा कमरे में आए तो महिला के मुताबिक अमित मिश्रा ने चाय की किटली मारी और फिर उनका गला दबाया। गला छोड़ने के बाद अमित मिश्रा ने उनका दायां हाथ मरोड़ा, जिससे उनकी रिंग फिंगर फ्रैक्चर हो गई। महिला का कहना है कि उसी दौरान मिश्रा ने उनका चरित्र हनन करते हुए बद्दी गालियां दी। महिला रात के करीब 12 बजे कमरे से निकली। महिला और अमित मिश्रा पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। मिश्रा जब भी बेंगलुरु आते थे तो इस लड़की से मिलते थे। इस घटना पर टीम इंडिया के मैनेजर ने अमित मिश्रा से उनका पक्ष पूछा। अमित मिश्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दशहरे पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मुस्लिम परिवार बनाता है रावण के पुतले। यूपी के वाराणसी में कारीगर आसिफ खान और उनके परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी दशहरे पर जलाए जाने वाले पुतले बनाए हैं। रावण का पुतला 70 फीट ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट का और मेघनाथ का 60 फीट का है। आसिफ खान और उनका परिवार कई पुश्तों से दशहरे के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाता आ रहा है। फिल्म शानदार का प्रमोशन करने मुंबई के घाटकोपर पहुंचे अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट। कल रिलीज होगी फिल्म शानदार। ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर के मशहूर डांडिया पंडाल की हैं, जहां शाहिद और आलिया ने जमकर डांडिया खेला। अपनी फिल्म शानदार का प्रमोशन करने पहुंचे शाहिद और आलिया ने गायिका फाल्गुनी पाठक के साथ स्टेज पर जमकर मस्ती भी की। फिल्म शानदार में शाहिद के पिता पंकज कपूर और बहन सना कपूर ने भी अभिनय किया है।